हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मिनिस्ट्री। दिस इज कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से चल रहे होंगे। ठीक है, कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट रिसेंट हुई है और क्या क्या डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ एडिटोरियल पेज को भी अच्छे से कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं। ठीक है, चलिए। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हालांकि इसमें कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट कहने को ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो ज़रूरी है वो ये देखना है कि जो रिसेंट अमेरिका का रुझान रहा है भारत की तरफ, वो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि कई सालों बाद ऐसा रुझान उसकी तरफ से आया है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अमेरिका ने रिसेंटली किया क्या कि अभी पहलगाम अटैक के उस पे मुद्दे पे जो है वो अमेरिका का जो बयान आया, ठीक है, वो ये रहा भाई कि अमेरिका ने कहा कि भारत जो है अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। ठीक है, किसी भी तरीके से। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले जो बयान आया था उसमें ये कहा गया था अमेरिका के द्वारा कि अमेरिका कह रहा है कि उसकी जो सुरक्षा है उसके प्रति जो भी कार्यवाही वो कर रहा है भारत, हम उसके साथ खड़े हैं। हालांकि दोनों वक्तव्यों में बहुत अंतर है। एक वक्तव्य ये कहता है कि हम उसकी सेल्फ डिफेंस के अगेंस्ट जो है जितनी भी कार्यवाहियां वो सेल्फ डिफेंस के उसमें करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। ये शब्द अभी तक यूज नहीं किया उसने कि हम उसके आतंकवाद के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों के साथ खड़े हैं, उसके साथ एकजुटता जो है दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है इसमें समझने वाली कि भाई आप अगर इतिहास उठा करके देखें तो आप देखेंगे कि चाहे आप 70 के दशक की बात करें, 80 के दशक की बात करें, कभी भी इस तरीके से जो है वक्तव्य हमारे सामने नहीं आए हैं। ये वक्तव्य इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इजराइल के साथ जो है संबंधों को दिखाते हुए अमेरिका ने ऐसे ही वक्तव्यों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि रिसेंट में अभी जो डेवलपमेंट हुई इसको लेकर के वो क्या रही, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं पीट हेग्सेथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से काफ़ी बातचीत की और उस बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात बोली कि जो अमेरिका है वो भारत की एकजुटता, भारत के साथ और स्वयं की रक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। ठीक है, एलओसी पे जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि एलओसी पे आए दिन, अभी लगभग 8 दिन हो चुके हैं, 8 से 9 दिन होने वाले हैं। एलओसी पे जो है सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार करता ही जा रहा है। उसमें ये डेवलपमेंट देखने के सामने आ रही है कि ये जो उल्लंघन है एलओसी का बार बार, ये कितने दिन तक, जो कि भारत ने भी अभी चूंकि रिटेलिएट किया है एलओसी पे जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है उसको देखते हुए भारत ने भी रिटेलिएट किया है, भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन अभी तक वैश्विक पटल पर अमेरिका का कोई ऐसा वक्तव्य हमें देखने को नहीं मिला था जो अब देखने को मिल रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है इसलिए क्योंकि आपको याद होगा इजराइल हमास की जो वॉर स्टार्ट हुई, ठीक है, उसमें भी जो है इजराइल पर जब अटैक हुआ तो उसके बाद जो है अमेरिका की तरफ से ये वक्तव्य देखने को मिला कि वो कड़ी निंदा के साथ साथ अमेरिका के साथ खड़ा है। ये सिचुएशन, ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है अमेरिका की तरफ, वो पहली बार भारत के उसमें देखने को मिल रहा है ऐसा। हालांकि अमेरिका की जो नीतियां हैं, अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं ट्रंप सरकार के तहत, वो ये साफ साफ कह रही हैं कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि उनकी ये पॉलिसी रही है कि अमेरिका को फर्स्ट नंबर पे रखते हुए वो सारी चीजें अमेरिका के उसमें कर रहे हैं। एक चीज यहां जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा, वो है ये कि जब भी आप ऐसे कोई न्यूज पढ़ते हैं आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो गई कि अमेरिका ने ऐसा बोला है, अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। देखिए, जियो पॉलिटिक्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि ना तो आपका कोई दोस्त होता है ना तो आपका कोई दुश्मन होता है। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। ठीक है, आपकी कंट्री का जो इंटरेस्ट है, आपके जो खुद के इंटरेस्ट हैं, खुद के मतलब यहां कंट्री से है, कंट्री का जो इंटरेस्ट है वो मायने रखता है, ना कि आपके दोस्त और आपके जो है दुश्मन। एक कंट्री जो आपसे आज लड़ाई कर रहा है, हो सकता है आने वाले समय में उसकी कोई ऐसी चीज हो जो आपको मजबूर करे या उसको मजबूर करे आपके आपसी समझौते को बढ़ाने के लिए। तो कोई भी देश परमानेंट आपका फ्रेंड नहीं है, ना ही कोई एनिमी है। बस ये जो बात है वो है सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में। ये कोट इसलिए यहां पर मैंने लिखी है क्योंकि आगे हम जब आर्टिकल में पढ़ेंगे
तो उसमें हम ये चीज देखेंगे कि कई जगह पे ये लाइन बिल्कुल करेक्ट फिट बैठ रही है जहां जहां इस तरीके के आर्टिकल देखने को मिले। हालांकि अमेरिका से रिसेंट एक और डेवलपमेंट हमें अभी इसमें देखने को मिलेगी, आप वहां साफ साफ ये चीज देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये कोट एकदम फिट बैठ रही है कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र का एक परमानेंट एनिमी नहीं होता है और ना ही कोई परमानेंट फ्रेंड होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें साफ साफ इतना ही है, बस इतना सा रहा कि भारत तो अमेरिका और भारत की पहली बार इतना, अमेरिका ने भारत का पहली बार इतना खुला समर्थन किया है। दूसरी चीज जो है अमेरिका का एक और भी जो है प्रस्ताव रहा है वो ये रहा है कि अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी इस बात को बोला, उन्होंने भी जो है डॉक्टर एस जयशंकर से और इनके ही समकक्ष पाकिस्तान में जो है जो अधिकारी हैं उनसे बात की, बात करके उन्होंने ये बोला है कि भाई बीच का एक रास्ता निकाल लो, बातचीत करके इस मैटर को सॉल्व करो। ठीक है, हाँ हालांकि जो ये कन्फ्रंटेशन हो रही है, बार बार जो है सीज फायर हो रहा है, ये सारी चीजें करने को रोका जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के जो है रक्षा सचिव जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई देखो अगर बैठ करके बातें नहीं हो रही हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान का रुख है उस तरीके से हम भारत के साथ खड़े हैं और आतंक के खिलाफ जो है भारत की कार्यवाही में हम पूरा सहयोग करते हैं। अब ये चीज जो रही है वो इस पूरे ऑल अबाउट सिचुएशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये रहा है कि जो अमेरिका का रुझान शिफ्ट हुआ है, जो उसका जो अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है वो एक चौंकाने वाली चीज रही है। ठीक है, अगली जो न्यूज है दोस्तों वो है जीएसटी को लेकर के। ठीक है, जीएसटी को लेकर के, जीएसटी संग्रह रिसेंटली एक रिपोर्ट अभी जो है कलेक्शन रिपोर्ट आई, उसमें जीएसटी संग्रह के बारे में बताया गया। हालांकि आप सभी को ये बात पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो आप पाते हैं कि वो अप्रैल से लेकर के और मार्च तक होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो रिसेंटली जो डेटा सामने आया है वो काफ़ी जो है ऐसा रहा है कि उसको देख करके लोग चौंक गए हैं कि जो जीएसटी का कलेक्शन है वो इतना ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इसको रिलेटेड जो डेटा है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो डेटा सामने आया है। देखिए, माल एवं सेवा कर जिसे हम जीएसटी के रूप में जानते हैं, संग्रह अप्रैल में अब तक का सबसे ज़्यादा संग्रह रहा है। यानी कि अप्रैल में जो संग्रह हुआ है, जो कलेक्शन डेटा आया है वो अब तक का जीएसटी का सबसे ज्यादा जो है कलेक्शन रहा है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि 12.6 से बढ़कर लगभग 2.37 लाख करोड़ का उच्च स्तर पहुंच गया है। जीएसटी का जो कलेक्शन रहा है वो 1 जुलाई 2017 को जब से जीएसटी लागू हुआ उसके बाद दूसरा सबसे अधिक जो है बड़ा ये संग्रह रहा है। अच्छा, हालांकि अगर इस खबर को अगर आप देखें तो ये आपके इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर होती है। दूसरी चीज़, जब आप टैक्सेशन पढ़ते हैं या फिजिकल पॉलिसी का पार्ट पढ़ते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अब गत वर्ष में अगर हम बात करें तो गत वर्ष में यह 2.10 लाख करोड़ रुपए जो है कलेक्शन टोटल रहा है। इसके साथ ही साथ अब ये इससे क्या है, देखिए इसको समझना इस तरीके से भी है कि ये इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह दर्शाता है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी मजबूत है, जो इस वर्तमान वैश्विक, माफी चाहूंगा ये वैश्विक शब्द है, ठीक है, ये वैश्विक लिखा हुआ है, ठीक है, जो वैश्विक संकट है, जो वैश्विक वातावरण है इस समय, हालांकि अभी आपने रिसेंटली देखा भी है कि जो टैरिफ वॉर छिड़ी हुई है राष्ट्रों के बीच में, उसके संबंध में ये जो कलेक्शन है ये दर्शाता है कि भारत की जो नीतियां हैं, जो आर्थिक स्थायित्व है भारत का, वो काफी मजबूत दिख रहा है, जो इसे एक सुदृढ़ स्थिति भी प्रदान करता है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन गया है, ठीक है, तो इस चीज को समझना जरूरी है कि एक ऐसी सिचुएशन में जब विश्व जो है वो आपस में इस चीज को लेकर के परेशान है कि जो ट्रम्प का टैरिफ है वो लगभग विश्व के सभी देशों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है, उस समय भारत का ऐसा डेटा आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ गत वर्ष में अप्रैल में यह 2.10 लाख करोड़ था। चलिए ये स्लाइड शायद कॉपी हो गई है वापस से, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यह अतिरिक्त आय जो है, जो भारत की अतिरिक्त आय है, अतिरिक्त आय का मतलब सिंपल ऐसे आप समझ सकते हैं, ये आपकी सरप्लस इनकम है, सरप्लस इनकम है, ठीक है। कैसे है भाई,
आप अगर देखें, एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है भाई, आपका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से, तो वहाँ पर आपको जो है सरप्लस मिलता है, आप कमा ज़्यादा रहे हैं, खर्चा आपका कम हो रहा है। हालांकि ये जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है इससे बजटीय घाटे को पूरा करने में थोड़ी सी सहायता मिलेगी, क्योंकि आपको भी पता है इससे बेसिकली प्रभावित क्या होता है कि सरकार कई बार क्या होती है, उसका जो टैक्स कलेक्शन है वो अगर कम होता है तो बेसिकली उसके कई खर्चे ऐसे होते हैं जिसको पूरा करने के लिए उसे कई बार जो है वित्तीय सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, चाहे वो आरबीआई से हो या विदेशी बैंकों से हो या विदेशी राष्ट्रों से हो। तो ऐसी कंडीशन में जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तो वो उसे जो है योजनागत और गैर योजनागत व्ययों में जो है एक्सपेंड कर सकती है, और जो संस्थागत एक तरह से विकास है उसे मजबूती दी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, इससे होगा क्या कि चूंकि ये हम अगर बोरोइंग्स करेंगे नहीं, है ना, हम अगर बोरोइंग्स करेंगे नहीं तो अल्टीमेटली हमारा जो बजट है उस पर कम भार पड़ेगा, और ये भार कम पड़ेगा, इससे जो है स्थायित्व आ सकता है। हालांकि एक चीज आप यहां पर समझ सकते हैं, देखिए रिसेंटली जो है निर्मला सीतारमण के बारे में कई बार बातें की जाती हैं कि निर्मला सीतारमण की कई बार आलोचनाएं भी होती हैं, जो कि ठीक है, एक स्वतंत्र जो है उसमें डेमोक्रेसी में आप इस बात को नहीं नकार सकते हैं कि भाई किसी की आलोचना नहीं होनी चाहिए, आलोचना होना ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। हालांकि इनसे ये भी हाईलाइट हो रहा है कि ये काफी ज्यादा जो है इफेक्टिव पॉलिसीज के साथ काम कर रही हैं, क्योंकि जो डेटा निकल करके सामने आ रहे हैं वो डेटा ये कह रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं टुवर्ड्स उसकी फिजिकल पॉलिसी को लेकर के वो काफी इफेक्टिव दिखाई देती हैं, अगर ऐसे डेटा सामने आते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। इसके साथ ही साथ आलोचनाओं पे तो हम उतना बात नहीं करें, क्योंकि आलोचनाएं होनी जरूरी भी हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसका मैं भी खुल करके कई बार विरोध करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो गलत ही हैं, ठीक है। अगली खबर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगली खबर जो है वो पेज नंबर 1 पे, लगभग अभी तक जितना हमने पढ़ा वो पेज नंबर 1 की खबर है, पेज नंबर 1 की ही खबर है। अब ये जो खबर है वो है अमेरिका का यूक्रेन के खनिजों पर पहुंच, यानी कि हाल ही में अभी जो मैंने आपसे कोट आपके सामने पढ़ी थी, वो कोट अब यहां देखिएगा कितनी चरित्रार्थ हो रही है, कितनी ज्यादा इस पे फिट बैठ रही है, उसको समझते हैं। देखिए रिसेंटली जो है अमेरिका और यूक्रेन के बीच में एक जो है समझौता हुआ है, मिनरल्स को लेकर के, खनिजों को लेकर के एक समझौता किया गया है अमेरिका और यूक्रेन के बीच में। हालांकि इस समझौते के बारे में पब्लिक डोमेन में या जो है वेब पर या किसी भी तरीके की पूर्ण जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, बट दोनों देशों का सिर्फ इतना सा कहना है कि हमारे बीच जो है समझौता हुआ है। हालांकि आपको अगर इसका इतिहास नहीं पता तो हम आपको बता दें कि अमेरिका जो है जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार बनाते हैं तो उसके बाद जेलेंस्की का जो है एक दौरा होता है अमेरिका को लेकर के, ठीक है। चूंकि आपको पता है कि यूक्रेन जो यूक्रेन है आपका, यूक्रेन इस समय युद्ध से गुजर रहा है रशिया के साथ। हालांकि यूक्रेन को बहुत सारे ऐसे आर्म्स एंड एम्युनिशंस की आवश्यकता होती है, बहुत सारे युद्ध में जो है हथियारों की आवश्यकता है, जिसकी सप्लाई जो है वो अमेरिका की तरफ से हो रही है। जो बाइडेन के सरकार में आपने देखा कि अमेरिका ने कितना सपोर्ट दिखाया यूक्रेन को, ठीक है। मैं फिर बात वही दोहराऊंगा, कोई मित्र राष्ट्र नहीं होता, कोई दुश्मन राष्ट्र नहीं होता या कोई शत्रु राष्ट्र नहीं होता। ये सब कुछ जो होता है वो बस अपने राष्ट्र के इंटरेस्ट को लेकर के होता है, इसमें कोई ये नहीं होती है। अब आप देखिए कि किस तरीके से जो है इनमें वो दिया गया। अब यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी, हालांकि उसी के बेसिस पर यूक्रेन जो है टिका हुआ था, लेकिन ये जो पैसा था, ये जो जितने भी जो है हथियार मुहैया कराए जा रहे थे, जितनी भी सेवाएं दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से, ट्रंप के आने के बाद जो है रुझान हल्का सा शिफ्ट हो गया। जेलेंस्की को इस बात का अंदाजा था कि ट्रंप के आने से जो है हमारी जो स्थिति है वो कमजोर हो सकती है, क्योंकि ट्रंप का सीधा सा कहना है कि भाई अगर यूक्रेन लड़ रहा है तो लड़े, ईस्ट एशिया में कुछ हो रहा है हो, मिडिल ईस्ट में कुछ हो रहा है हो, इससे हमें क्या, हम क्यों इसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। इससे अमेरिका का क्या लाभ होगा, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी जो है अंडर द ट्रंप गवर्नमेंट अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी रही है, ठीक है। सर्वप्रथम अमेरिका की पॉलिसी रही है कि सर्वप्रथम हमारे लिए हमारा अमेरिका है, उसके बाद कुछ है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए भी बहुत ज्यादा हो जाती है।
अब जब यूक्रेन को काफी ज्यादा पैसा मिला जेलेंस्की को, ठीक है, तो ये पैसा जो है एक सॉफ्ट लोन की तरीके से अमेरिका ने कहा कि भाई हम आपको एक सॉफ्ट लोन दे रहे हैं, ठीक है, इसको आपको वापस करना पड़ेगा। अब चूंकि अभी रिसेंटली आपने देखा कि एक वक्तव्य भी आया था जेलेंस्की का, जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जेलेंस्की ने ये बात साफ बोली कि अगर अमेरिका का ये रुख रहेगा तो हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई रिफंड नहीं होगा। आप पिछले कुछ महीनों के पेपर में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ये न्यूज़ पाएंगे। अब अमेरिका का दबाव जो है वो यूक्रेन पर बढ़ता रहा और अमेरिका ने कहा चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, आपको हमने जितना भी जो है जितनी भी मदद की है उसके एवज में आप एक काम सिंपल सा करिए, आप हमें अपने मिनरल्स का जो है एक्सेस दे दीजिए, ठीक है, आपके पास जो खनिज हैं, जो दुर्लभ खनिज हैं, ठीक है, रेयर मिनरल्स हैं, वो उसका हमें आप एक्सेस दे दीजिए और ये हम जो जितनी भी मदद हम आपको कर रहे हैं इसको हम आगे भी करते रहेंगे और आपका सहयोग भी करते रहेंगे। तो ये था मुद्दा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसा कि अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री यूलिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस हस्ताक्षर में यूक्रेन के विशाल खनिजों का जो है संसाधनों की पहुंच जो है वो अमेरिका के हाथ लग गई है, ठीक है। अब अमेरिका ये वहां से जो मिनरल्स हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं वो एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको यूज करेगा। हालांकि इस समझौते को कीव के सैन्य मदद और विकास सहायता प्रदान करेगा। ये जो समझौता है ये कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है, तो कीव को जो है सैन्य सहायताएं और अन्य मदद प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे हैं ना कि ना तो कोई दोस्त ना तो कोई दुश्मन, भाई इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। भाई मेरा इंटरेस्ट आप में है, आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो हमें जरूरत है, ठीक है, आप हमसे पैसे ले लो, हमसे आप सैन्य सहायता ले लो, हमसे आप एमिनिशन ले लो, हमसे आप बंदूकें ले लो, हमसे आप सारी चीजें ले लो, उसके बदले आप हमें क्या दे दो, आप हमें मिनरल्स का एक्सेस दे दो। तो इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब आप, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि मैं बार बार इस चीज को क्यों जियोपॉलिटिक्स में रिपीट कर रहा हूं कि इंटरेस्ट जो है वही सब कुछ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हालांकि यूक्रेन जो है रूस के साथ चल रहे युद्ध में अमेरिका की सहायता पर निर्भर था, ये बात मैंने आपको अभी क्लियर की। या रूस को यह संदेह, अच्छा, ये जो समझौता हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ है। इस समझौते से एक तरफ जहां ट्रंप आते हैं और ये कहते हैं कि मैं, अगर चूंकि बाइडेन के सरकार में, अगर आपने ट्रंप के वक्तव्यों में बयानों को सुना हो तो बाइडेन का जो है, ट्रंप का ये कहना था कि बाइडेन जो है वो उनकी नीतियां इस तरीके से गलत हैं कि वो वैश्विक पटल पर जो है अर्थव्यवस्था जो है, वैश्विक अर्थव्यवस्था उसमें उथल पुथल लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब ट्रंप के ये वक्तव्य हम देखते थे तो ट्रंप का ये कहना था कि भाई अगर मेरी प्रेसिडेंसी आती है तो मैं इस युद्ध को समाप्त करवा दूंगा। अब यहां आप देखिए, युद्ध समाप्त करने के लिए क्या होना चाहिए कि यूक्रेन और रशिया की मध्यस्थता में अमेरिका को करना चाहिए, अगर जिस तरीके से उन्होंने वक्तव्य दिया कि उनकी मध्यस्थता करा के आपस में बातचीत कराना चाहिए। हालांकि जेलेंस्की जो है वो इस बात के फेवर में नहीं है, वो कह रहे हैं हम युद्ध करेंगे। इस बात पर ट्रंप की और जेलेंस्की की बहस भी हुई थी। जब मैंने बताया कि जेलेंस्की गए थे यूएस में ट्रंप से मिलने के लिए, तो उस बात पे भी बहस हुई थी और ये डील एक्चुअली वहीं साइन होनी थी, लेकिन ये डील वहां पर नहीं हो पाई क्योंकि जो है वहां उस समय मीटिंग का जो माहौल था वो बिल्कुल ठीक नहीं रहा। उसके बाद अब चूंकि आप देख पा रहे हैं कि इनका ये वक्तव्य था ट्रंप का कि भाई अब इस चीज को बंद करा दूंगा। अब यहां देखिए आप, यह जो समझौता हुआ है मिनरल्स का, उस मिनरल्स के समझौते में यह भी बोला गया है कि भाई हम आपसे मिनरल्स लेंगे और आपको सैन्य सहायताएं और आर्थिक सहायताएं प्रोवाइड की जाएंगी। अब आप मुझे बताइए कि यूक्रेन को आर्थिक सहायता और सैन्य सहायता दे करके किस प्रकार से अमेरिका जो है वो इस संबंधों को स्थिर रखना चाहता है। अब आप समझ पा रहे हैं ना। तो यहां देखिएगा आप, इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो यह संदेश है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ है। अच्छा, इस समझौते के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है दोस्तों कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये समझौता जो था वो क्या था, तो इस समझौते को यूनाइटेड स्टेट यूक्रेन री इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से जाना जाता है। हालांकि मैंने आपको अभी भी बताया कि इससे रिलेटेड कोई बहुत जो है एक्सटेंसिव जो है न्यूज़ कवर नहीं हो पाई है, क्योंकि उसका रीज़न ये रहा है कि ये जो समझौता रहा है ये एक तरह से गुप्त रखा गया है। बस इतना बताया गया है कि हाँ, मिनरल्स के समझौते हो गए हैं। खनिजों में अगर हम बात करें कि यूक्रेन में ऐसे कौन से खनिज हैं जो अमेरिका को उनका एक्सेस चाहिए था, तो देखिए अलौह धातुएं, लौह मिश्रण धातुएं तथा टाइटेनियम और
जिरकोनियम और ग्रेफाइट, इनके जो है वो अब जो एक्सेस हैं वो अमेरिका के पास हैं। तो इस तरीके से ये न्यूज़ जो है ये इसलिए मार्केट में सर्कुलेट है, या यूं कहें कि जो चर्चा में है उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि भाई अमेरिका जो है, जो एक तरफ बात करता है कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में शांति चाहते हैं, हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़े प्लेयर की तरीके से हैं, वो कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को पूरा करते हुए दिख रहा है। जियोपॉलिटिक्स की समझ, आईआर की समझ अगर आपको विकसित करनी है तो ऐसे ही आर्टिकल आपको पढ़ने चाहिए। हालांकि दोस्तों अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर जो हमारी है वो है ऑरेंज अर्थव्यवस्था या ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी। हाल ही में मुंबई में जो है जियो ट्रेड सेंटर में एक जो है आयोजन होता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं। ठीक है, अच्छा, हालांकि ये न्यूज़ जाते हैं क्या कहते हैं उससे कोई मतलब ज़्यादा है नहीं, हमें वो नहीं समझना है, हमें जो उनके द्वारा एक टर्म का प्रयोग किया गया है उसके बारे में समझना थोड़ा ज़रूरी है। हुआ यूं कि ट्रेड सेंटर में जाकर के अपने जो है वहाँ पर उनका एक भाषण होता है, वो भाषण देने के बाद चूंकि उस भाषण में कई देशों के प्रतिनिधि आते हैं, अब उसमें जो है इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, वो था ऑरेंज इकोनॉमी। हालांकि अर्थव्यवस्था तो हम सभी पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के टाइप पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। फिर अगर हम बात करें तो प्राइमरी इकोनॉमी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्सरी इकोनॉमी होती है। तो इकोनॉमी को कई भागों में बांटा गया। अब ये जो नया वर्ड आपके सामने आया, इसका क्या मतलब है भाई, कि ये जो बात कही जा रही है कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, तो आइए समझते हैं कि ऑरेंज इकोनॉमी ये जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि हुआ क्या था कि नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वेव्स नामक समिट, ये जो समिट हुई है ये वेव्स है, वेव्स, ठीक है, ये वेव्स नामक समिट में जो है उद्घाटन करते हुए वैश्विक कंपनियों को भारत में कंटेंट बनाने के लिए अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की अपील की है लोगों से इस समिट में जाने के बाद, जो कि वेव समिट, याद रखिएगा वेव समिट है। ठीक है, प्लेस अगर की बात करें तो मुंबई में हुआ था, जियो ट्रेड सेंटर में हुआ है ये बात। अच्छा, हुआ क्या कि यहां जाकर के विदेशी कंपनियों, विदेशी निर्माताओं से पीएम रिक्वेस्ट किए कि भाई आप जो कंटेंट है वो हमारे भारत में बनाइए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भारत का एनवायरनमेंट है वो संस्कृति की ताकत से बना हुआ है और हमारी जो संस्कृति है वो इसी बात को कहीं ना कहीं लेकर के डेवलप हुई है, क्योंकि हम दूसरों की संस्कृति का सम्मान उतना ही करते हैं। ठीक है, कि यह दूसरी संस्कृतियों का सम्मान करती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप अपने कल्चर को, अपने किसी भी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, तो आप भारत में ऐसे कंटेंट को बनाइए, क्योंकि भारत जो है वो इस तरीके का देश रहा है जहां विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का निवास भी रहा है। डाइवर्सिटी है हमारे भारत में। हमारे भारत में यहूदी हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट धर्म के लोग भारत में हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी भी तरह की कोई विविधता वाली प्लेस अगर आप पूरे विश्व में ढूंढें तो भारत से बड़ी प्लेस आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये वक्तव्य जो है रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों रहा है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों रहा है, तो ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में कहा जाता है कि इसको रचनात्मक, क्रिएटिव इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। क्रिएटिव इकोनॉमी कहते हैं क्रिएटिविटी। इसको बहुत सरल भाषा में समझते हैं। आपने इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, या बहुत सारे लोगों से जब पूछा जाता है भाई आप क्या करते हैं, तो कहते हैं मैं कंटेंट क्रिएटर हूं। ठीक है, तो कंटेंट का मतलब है किसी भी तरह की कोई रचनात्मक, चाहे वो ऑडियो से संबंधित हो, वीडियो से संबंधित हो, संगीत से संबंधित हो, किसी पुस्तक से संबंधित हो, लेखन से संबंधित हो, कॉपीराइटिंग से संबंधित हो, बौद्धिक से संबंधित हो, यानी कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आजकल आपने देखा होगा कि परंपरागत तरीके से बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। अब दुनिया में सिर्फ वही डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब चीजें नहीं रह गई। अब पैसा कमाने का बहुत ज्यादा सोर्स आपके पास अवेलेबल है। अब इंटरनेट जो है वो इतना विकसित हो चुका है, ठीक है, कि चीजें अब घर बैठ करके भी लोग अच्छी आय कमाते हैं। तो ये जो कंटेंट का निर्माण है उसके बारे में कहा गया कि रचनात्मक, संस्कृत, बौद्धिक संपत्ति से धन या रोजगार पैदा करना जो है, ये क्षेत्र जो है वो ऑरेंज इकोनॉमी के तहत आता है। अगर आप किसी भी ऐसी जो है क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कोई ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो काफी रचनात्मक है, सांस्कृतिक है, बौद्धिक है, और क्या बोलते हैं कि किसी भी तरीके का कोई ऐसा कंटेंट है जो किसी म्यूजिक से संबंधित है, तो ऐसे कंटेंट से जो अर्थव्यवस्था बनती है उसे हम ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। हालांकि अब आपको समझ हो गई होगी कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। भारत जल्द ही वेव्स अवार्ड्स, अच्छा अब हुआ क्या इसको समझिएगा, अवार्ड्स, वेव्स अवार्ड्स के बारे में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बोला कि भाई अगर ये चीजें हमारे यहाँ विकसित हो ही रही हैं, आप हमारे यहाँ कंटेंट बनाइए, हमारा परिवेश अच्छा है, और भारत जल्द ही वेव्स अवार्ड को घोषित करेगा। हर साल हम वेव्स अवार्ड लेकर के आएंगे जो बेसिकली ये बताएगा कि किसी क्षेत्र में किसने कितना कितना योगदान दिया। ठीक है, 90 से अधिक देशों के लोग इस समिट में शामिल थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी आप सभी के लिए, जो जानना आपके लिए जरूरी थी। अगली खबर पे बढ़ते हैं जो कि है आपका एडिटोरियल। ठीक है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 8 पर है और ये किससे संबंधित है? जीएस पेपर 1 से संबंधित है। ठीक है, पॉलिटी के सेगमेंट से आपका ये संबंधित है, पॉलिटी के सेगमेंट से। ठीक है, राज्य व्यवस्था की बात करें तो उससे संबंधित है ये, इसको समझना बहुत जरूरी है। हाल ही में जो आर्टिकल आया है इसमें बात की गई है प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, हालांकि ये शब्द आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बट कंफ्यूज मत होइएगा, इसको गैर सरकारी विधेयक भी कहा जाता है। ठीक है, आप भारतीय जो है संसद की कार्यप्रणाली से थोड़ा परिचित तो होंगे ही। हालांकि इसके कंटेक्स्ट में मैं आपको बता दूं कि भारत निर्माता मतलब भारतीय संविधान के निर्माताओं ने उस समय इस बात को समझा कि जो हम मंत्रिपरिषद बना रहे हैं, जो संसद का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है संविधान में, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई मंत्रिपरिषद जो है वो जो विधेयक लाएगी, हालांकि ध्यान उस पर ज्यादा केंद्रित होगा, लेकिन अगर कोई सांसद है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन मंत्री नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है, सरकार का जो सरकार होती है उसका पार्ट नहीं है, अगर उसकी तरफ से कोई विधेयक, उसकी तरफ से कोई समस्या, उसके निर्वाचन क्षेत्र की कोई समस्या है जो वैश्विक समस्या भी है और राष्ट्र की भी समस्या है, अगर उसकी तरफ से कोई विधेयक लाया जाता है तो उस पर भी बराबर की सुनवाई हो, उसको भी बराबर का हक मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल इससे जो है रिलेटेड है। ठीक है, आइए समझते हैं इस आर्टिकल को। ठीक है, चलिए देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है, जिसको पीएमबी भी कहा जाता है, सांसदों द्वारा पेश किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं। अब आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, सरकार जो होती है, बेसिकली सरकार जो है वो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद। इसमें विभिन्न मंत्रियों को मंत्रालय दिए जाते हैं और सारी चीजें की जाती हैं। अब बात यह आ रही है कि बहुत सारे ऐसे सरकार, जैसे मान लेते हैं कि आप देख रहे हैं इस समय एनडीए की गवर्नमेंट है। ठीक है, तो एनडीए की गवर्नमेंट में मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पे आपको अगर ये समझना है तो ऐसे समझा जा सकता है। मान लीजिए कि 100 मेंबर हैं, टोटल 100 जो है एमपीज ने इसकी तरफ से चुनाव लड़ा। अब जब सरकार का गठन हुआ तो बहुत सारे इसमें से एमपी जो ऐसे थे उनको जो है मंत्रिपरिषद दी गई कि भाई आप ये मंत्रालय आपका, ये इनमें से मान लीजिए 40 ऐसे हैं जिन्हें कोई भी जो है मंत्रालय नहीं दिया गया या कोई ऐसा पद नहीं दिया गया, मंत्री का पद नहीं मिला। अब जब इनके पास मंत्री का पद नहीं मिला तो चूंकि ये जो है ये सरकार का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ये सरकार का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। अब इनकी तरफ से अगर कोई बिल जो है संसद में पेश किया जाता है तो उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाएगा। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाएगा। अब एक प्रश्न यहां और उठता है कि क्या जो है सरकार जो है, रूलिंग पार्टी जो है, उसके जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा ही है, क्या विपक्ष के द्वारा लाया गया नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये विपक्ष के द्वारा भी लाया गया माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो सरकार का हिस्सा नहीं है उसके इतर अगर कोई जो है सांसद जो है अपना एक बिल लाता है या एक प्रस्ताव रखता है जो कानून बनाने के लिए जरूरी हो और उस पर ध्यान खींचना चाहता है, तो ऐसे बिल को हम प्राइवेट मेंबर बिल के नाम से जानते हैं। चलिए आगे, 1952 से 2023 तक केवल 14 पीएमबी कानून बने हैं। कानून बने यानी कि आपको पता होगा, बिल पहले लाया जाता है, उस पर बहस होती है, बहस होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो 1952 से लेकर के 2023 तक केवल 14 पीएमबी कानून बन पाए। अब ये एक बहुत ही जो है जटिल समस्या है जो इस बात पर भी प्रश्न उठाती है कि क्या संसदीय कार्यवाही में जिस संविधान निर्माताओं ने जो एक पक्ष रखा, क्या आज उसका जो रेवलेंस है वो कम होता दिख रहा है? तो ये भी एक प्रश्न उठाता है कि भाई क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो सरकार है उनके बिलों को एक तरीके से जो है मान्यता दी जा रही है
क्या प्राइवेट बिलों को उस तरीके से मान्यता देना अब उतना महत्वपूर्ण सरकार या करंट जो रिजीम है या आने वाली रिजीम है वो नहीं समझती? तो ये एक प्रश्न है, इसको आप समझ सकते हैं। हालांकि पांचवी लोकसभा जो कि 1970 से 74 में 295 पीएमबी पेश किए गए थे, जो अब तक के सबसे ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल जिसमें पेश किए गए वो थी आपकी पांचवी लोकसभा। वहीं अगर हम बात करें 17वीं और 18वीं लोकसभा में, ठीक है, तो बहुत कम जो है पेश किए गए, केवल 14। और एक फैक्ट है दोस्तों, अगर आपकी वो बताऊं तो 19 इस वाली पांचवी लोकसभा के बाद से अभी तक जितने भी वो पेश किए गए उनमें से कोई भी जो है बिल जो है वो पारित होकर के कानून नहीं बना। अब आप समझना चाहेंगे कि अगर इस तरह के बिल जो है संसद का या सरकार का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है तो ये कितनी सोचने की बात है कि ये क्या हो रहा है। हालांकि 1970 के बाद आज तक एक भी पीएमबी कानून नहीं बना है, ठीक है। संसद में इन बिलों पर चर्चा नहीं हो पाती है। उसका कारण यह है कि सरकार अपने ही बिलों को प्राथमिकता देती है, सरकार अपने ही बिलों को प्राथमिकता देती है। हालांकि इससे संबंधित एक और डेवलपमेंट हो गई थी जिससे पीएमबी का जो एक तरह से कह सकते हैं जो इसका महत्व था वो और कम हो गया। वो ये था कि सांसदों को अपनी पार्टी लाइन से हटकर काम करने की आजादी नहीं है, जो कि एक एंटी डिफेशन लॉ के तहत इस चीज को निर्धारित कर दिया गया। तो कई बार क्या होता है, सांसद जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुन करके आते हैं उस निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उस संसद पटल पर इसलिए भी नहीं रख पाते हैं क्योंकि जो पार्टी होती है, पार्टी के जो मुद्दे होते हैं उस पे जो है सांसद काम करने लगता है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक तरह से आप समझ पा रहे हैं कि अगर कोई सांसद, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकार का हिस्सा नहीं है तो उसके द्वारा लाया गया बिल जो है इसलिए भी सरकार जो है उसको निगलेक्ट कर देती है क्योंकि वो प्राथमिकता जो है अपने बिलों को ज्यादा दे रही है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ पाए, ठीक है। आगे बढ़े अगर तो 2019 में जो है इसकी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कह सकते हैं, 2019 में पेश ट्रांसजेंडर पर्सनल बिल जो था वो पीएमबी द्वारा ही उठाया गया था, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर सरकार का ध्यान जो है लाने के लिए, एकत्र करने के लिए पीएमबी जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। स्वतंत्र सांसदों की स्थिति को मजबूत करने के लिए और उनकी आवाज को उठाने के और सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये आर्टिकल जो है ये पीएमबी को टारगेट करते हुए ये बात कहने का प्रयास कर रहा था कि भाई देखिए, सरकार द्वारा लाए गए बिलों को ही जितना ध्यान दिया जा रहा है पीएमबी को ही उतना ध्यान दिया जाना चाहिए। उनका भी त्वरित रूप से बहस और उस पर त्वरित रूप से कार्यवाही उसी तरीके से हो जिस तरीके से आप जो है सरकार बिलों को करते हैं। तो ये जो है इससे रिलेटेड एक डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट रही और इसको भी समझने का प्रयास हमने किया। हालांकि अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले जो है आर्टिकल पे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए पेज नंबर 8 पर ही दूसरा जो है आपको वो मिल जाएगा एडिटोरियल जो जीएस पेपर 2 से संबंधित है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए टाइटल आपको देखने को मिलेगा, चीन का रणनीतिक दबाव, यानी कि चाइनाज स्ट्रेटेजिक पुश एशियाज टाई एमिड टैरिफ टेंशंस। हाल ही में जो चीजें जो है वैश्विक स्तर पे हो रही हैं उससे आप भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से ट्रंप का टैरिफ है और जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की आपस में जो है टेंशन बढ़ती जा रही है, कहीं देखने को मिल रहा है कि इजराइल हमास जो है लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध हो गया। अगर हम बात करें रशिया और यूक्रेन की, फिर आप भारत पाकिस्तान का टेंशन अलग से है। तो इस तरह से ये जो वैश्विक पटल है उस पर आप एक चीज़ ये समझ पाएंगे कि जो समस्याएं हैं, जो टेंशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से कठिनाइयां पैदा कर रही हैं एक सुगम अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। इसी से संबंधित एक आर्टिकल हमारे सामने ये देखने को मिलता है कि भाई जो अभी रणनीति बना रहा है चाइना इसको लेकर के, जबकि उसको 145% का जो टैरिफ लगाया गया चाइना पर, ठीक है, अमेरिका के द्वारा, उसका एक रास्ता इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरीके से रणनीतिक दबाव डालने का चाइना प्रयास कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है, जो रिसेंटली विकास हुआ है वो ये रहा कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ठीक है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया की उन्होंने यात्रा की और इस यात्रा में लगभग 30 देशों की उन्होंने यात्रा की, ठीक है। यात्रा में जो है वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया जैसे देश शामिल थे। अब बात ये उठ रही है कि ऐसा करना अभी तक
तो इस तरीके से जो है शी जिनपिंग के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया को इतना महत्व तो नहीं दिया जा रहा था। उसका कारण ये था कि जब से जो है 145% का जो टैरिफ लगा अमेरिका पे, उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अब चूंकि रिलेटिवली महंगे हो गए, विदेशों में, अमेरिका में महंगे हो गए, तो बेसिकली अब इनको एक नया रास्ता चाहिए, एक नई मार्केट खोजनी पड़ेगी, एक नया बाजार अपनी अर्थव्यवस्था के लिए खोजना पड़ेगा जहां ये अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच सके। इसी के कारण चीन ने अपने एकमात्र विश्वसनीय साझेदार के रूप में पेश करना चाहता है। और इसका जो कदम है ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि इससे चाइना क्या दिखाना चाह रहा है। चाइना ये दिखाना चाह रहा है कि हम एक ऐसे साझेदार के रूप में आपके साथ खड़े हैं जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। हालांकि शुरुआत से ही चाइना की ये पॉलिसी रही है कि भाई सबसे पहले एक तो आपने इसके जो है ऋण जाल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, लोन ट्रैप इसका होता है। बेसिकली ये करता क्या है कि जो विकासशील देश होते हैं उनको आर्थिक मदद देता है। आर्थिक मदद इतनी ज्यादा मिलती है उनको, चूंकि उनको जरूरत होती है, तो ये इतनी ज्यादा ऑफर करता है आर्थिक मदद, और बाद में उस पैसे को निकालने के लिए ये कहता है कि आप हमें अपने भौगोलिक क्षेत्र का एक्सेस दे दीजिए। हाँ, जैसे कि आप हमें पोर्ट दे दीजिए अपने, आप हमें जो है खनिजों की खदानें दे दीजिए, आप कोई इनिशिएटिव हमें दे दीजिए अपना, ठीक है। तो इस तरीके का बहुत सारा ट्रैप है। हालांकि इसलिए भी ये यात्रा महत्वपूर्ण रही है क्योंकि इसको जो है वो ट्रंप की जो पॉलिसी है, अमेरिका का जो है वैश्विक पटल पर जो दबाव है, जो दबदबा है, उसको कम करने की एक जो है उस तरफ से ये देखा जा रहा है कि भाई उसको कम करने का शी जिनपिंग जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो और रहा है इस पूरे आर्टिकल में वो ये रहा है कि ट्रंप प्रशासन के निर्यात पर 145% टैरिफ की वजह से चीन ने इन देशों को संभावित व्यापारिक साझेदार बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आने वाले समय में जबकि अमेरिका के द्वारा इस तरीके का रुख जो है चाइना के टुवर्ड्स दिखाया जा रहा है, तो क्यों ना हम छोटी छोटी इकोनॉमीज को, अब इनको महत्व तो ये समझ में आने लगा कि छोटी छोटी इकोनॉमीज को हम टारगेट करते हैं, उनको अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि स्ट्रैटेजिक पार्टनर के उस पे जो है उस पर्दे के पीछे ये इसका जो मंशा होती है चाइना की, वो हमेशा अलग ही होती है, ठीक है। इसके बाद 30 देशों से अधिक यात्रा की, जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृषि, बुनियादी ढांचे, मैंने आपको पहले ही बताया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब बात आती है तो चाइना सबसे पहले आपको आगे दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसी चीजों में, जैसे अगर आपने सुना हो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में, ठीक है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में सुना हो, ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे जो है संस्थागत जो निर्माण होते हैं, विकास होते हैं, उसमें चाइना बढ़ चढ़ के मदद करता है। इसलिए क्योंकि आगे चल के इन देशों को अपने ट्रैप जाल में जो है ऋण जाल में या लोन ट्रैप में फंसाया जा सके। अब इसमें एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो न्यूज निकली है वो है कंबोडिया में $15 बिलियन का जो है फुनन टेको कैनल प्रोजेक्ट है एक, उसको जो है पूरा करने की जो है वो बात कही गई है। अब इसके साथ साथ दक्षिणी चीन सागर में तनाव के बीच मलेशिया और वियतनाम इससे सतर्क हैं, ठीक है। हालांकि आप देखे होंगे कि दक्षिणी चीन सागर का जो मुद्दा है, चाइना जो क्लेम करता है कि वो पूरी टेरिटरी जो है वो चाइना को बिलोंग करती है, उससे संबंधित मलेशिया और वियतनाम अब थोड़े से चौकन्ने हो गए हैं, क्योंकि इस तरीके की जो है इस तरीके का जो डेवलपमेंट हमारे इनके सामने आ रहा है, वो ये साफ साफ इनको इंडिकेशन दे रहा है कि चाइना अब इस रीजन में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने वाला है। और जो आए दिन जो है नोकझोंक होती रहती है दक्षिणी चीन सागर में, वो अब धीरे धीरे उसमें जितनी भी कंट्रीज का इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे अब बढ़ने वाला है। चीन का जो लक्ष्य है वो अमेरिका के प्रभाव को कम करना है और क्षेत्रीय नेतृत्व बढ़ाना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रारंभिक प्रश्नों के बारे में। तो आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे दोस्तों वो हमने कवर किए, उनको समझा, और जो है अब हम बढ़ेंगे अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की तरफ। जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका ने हाल ही में भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन के लिए जिम्मेदार ठहराया। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद और गहरा हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान दोनों से तनाव कम करने की अपील की है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3।
इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अप्रैल 2025 में जीएसटी संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जीएसटी संग्रह अप्रैल 2025 में 2.37 लाख करोड़ के रिकॉर्ड बनाया, जो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है। जीएसटी संग्रह में वृद्धि का मुख्य कारण डिजिटल लेन देन और कर अनुपालन सुधार रहा है। जीएसटी संग्रह की यह वृद्धि राजकोषीय घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2, 1 3, 2 3 या 1 2 3। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रचनात्मक उद्योग से संबंधित है, जिसे पीएम मोदी वेब सम्मेलन में बढ़ावा दिया। यह अर्थव्यवस्था डिजिटल नवाचार और संस्कृत उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है। भारत में ऑरेंज इकोनॉमी में बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को मजबूत करना आवश्यक है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दक्षिण की चीन पूर्व एशिया में हाल ही की रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। शी जिनपिंग की 2025 की दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा का उद्देश्य टैरिफ के प्रभाव को कम करना और क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाना था। ठीक है, इस यात्रा के दौरान 45 से अधिक देशों के साथ समझौते हुए, जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा और विकास शामिल है। कंबोडिया के फुनन टोको कैनल प्रोजेक्ट को 2024 में पूरा किया गया, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मैंने आपके साथ मेंशन किया है, पहल का हिस्सा है। निम्नलिखित में से भी कौन से कथन सही हैं, आपको चयन करने हैं। मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने में हाल ही में कूटनीतिक वार्ता की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। भारत की आतंकवाद रोधी रणनीति में इस सहयोग की क्या चुनौतियां और अवसर शामिल है? ये प्रश्न जो है वो आपका पेपर 2 से संबंधित है। ये प्रश्न आपका जीएस पेपर 2 से संबंधित है। दक्षिण और पूर्व एशिया में चीन की रणनीतिक साझेदारी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, के लिए क्या चुनौतियां पेश करती हैं? क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। यह भी प्रश्न आपका जीएस पेपर 2 से संबंधित है दोस्तों। अगला मुख्य प्रश्न जो है मुख्य परीक्षा के लिए, वो अप्रैल 2025 में जीएसटी संग्रह की रिकॉर्ड वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या संकेत देती है? इसके राजकोषीय घाटे और कर संग्रह प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसकी चर्चा करनी है। ये आपका प्रश्न जीएस पेपर 3 से संबंधित है। तो दोस्तों आपको इस पूरे जो है लेक्चर में बहुत सारे इनपुट्स और बहुत सारी चीजें जानने को मिली हैं। आप अगर इस पीडीएफ इस क्लास का जो है पीडीएफ आप हमसे चाहते हैं तो टेलीग्राम का चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ये पीडीएफ वहां पर आपको अपलोड मिलेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस करते हैं, तो ऐसी वीडियोस को देखना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को जो है शेयर करिए और इस वीडियो को अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।